हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए भाई दोस्तों, देखिए आज से हम लोग जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी किसका, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का। और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट ईयर भी मैंने जैसे के जैसे कराए थे, मैथ में भी वैसे के वैसे ही क्वेश्चन आपको वैसे बिल्कुल मिल गए थे। तब मैंने उस समय पे, क्योंकि मेरे चैनल की स्टार्टिंग थी, तब मैंने बहुत ज़्यादा कुछ करा नहीं पाया था। लेकिन इस बार हम लोगों को बहुत कुछ आइडिया, जैसे पिछले बार आइडिया था, पिछले बार भी हम लोगों ने जो है बिल्कुल वैसे एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिले थे। यहाँ तक कि आपके सामने आपको सिर्फ नंबर्स चेंज थे, पैटर्न भी नहीं चेंज हुआ, नंबर ही चेंज किए गए। सोचिए, वही के वही उठा के रख दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक हम लोग जो है मतलब हिसाब से पेपर बनाए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल जो है में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, एक सेकंड, पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। ठीक, तो ये जो अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल जो है, ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेकिन ये कहाँ पे उत्तर प्रदेश में, ये एटा में पड़ेगा। ठीक, उत्तर प्रदेश के ये एटा जिले में स्थित है। चलिए, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। तो ये किसमें किया गया है, कनोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण और अथर्ववेद। तो ये जो राज्याभिषेक का जो समारोह है, वितरण समारोह, ये ऐतरेय ब्राह्मण जो लिखा हुआ ब्रह्मांड, इसमें लिख किया गया है। ठीक है, ये ऐतरेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। चलिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ये क्वेश्चन आपके लिए, सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सरल है। ठीक है, तो ये कहाँ दिया था, तो ये दोस्तों सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, ये सारनाथ में दिया था। ठीक, जो सारनाथ जिसे ऋषिपत्तन भी कहा जाता है, जो इन्होंने प्रथम जो उपदेश है, इसको क्या कहा जाता है, इसको जो पहला उपदेश है, इसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या क्या कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, और बुद्ध, जो भगवान बुद्ध थे, इनको जो है बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए फिर देखिए, लिखा हुआ है लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। लाहौर जो है पाकिस्तान में है, इसका जो बादशाही मस्जिद है, इसका जो निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण कराया था भाई औरंगजेब ने कराया था। ठीक है, किसने कराया था, औरंगजेब ने कराया था। फिर देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान जो मुगल सम्राट था वो कौन था। चलिए, ये अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम द्वितीय। तो ये बहादुर शाह था, जो कि 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। इसका जो पूरा नाम था वो बहादुर शाह जफर था। क्या नाम था, बहादुर शाह जफर। ठीक है, इसका पूरा नाम बहादुर शाह जफर था। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, जैसे मैं इस पर लिख रहा हूँ, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, एग्जैक्टली वैसे के वैसे मिल जाएगी। ठीक है, 6 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। ठीक, तो सबसे पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने जो है 1887 ईस्वी में जो है मद्रास, कौन सा, मद्रास का कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, मद्रास का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, ठीक है, उसमें अध्यक्षता ली थी। ये तीसरा अधिवेशन था। चलिए फिर देखिए, फिर लिखा हुआ है कि किस अधिनियम को माउंटेंगू चेम्सफोर्ड के नाम, सुधार के नाम से जाना जाता है। ये जो भी मेरे स्टूडेंट, जो भी मेरे चैनल से रेगुलर जुटे हुए हैं और जो डेली के डेली जीएस की प्रैक्टिस सेट करते हैं, उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता होगा कि माउंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो था, उसको क्या कहते थे, 1919 को ही माउंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। चलिए फिर 8 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। जो भी मेरे चैनल से डेली की डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं, 12:30 बजे से जीएस जो प्रैक्टिस सेट डेली की डेली आपको कराया जाता है 50 क्वेश्चन का, जो भी बच्चे ये करते हैं उनको ये क्वेश्चंस और ये सन बिल्कुल बिल्कुल याद हो जाएंगे पूरे। सबसे पहले क्या हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ठीक, और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था,
19 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है, तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, पहला ये आएगा, फिर दूसरा पहला बन जाएगा, तो यानी कि 2 1 3 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन से बने थे? तो जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के जो प्रथम महासचिव थे वो NG रंगा थे। कौन थे? NG रंगा थे। चलिए 10 नंबर देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो देखो, जो राष्ट्रपिता को, जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था वो तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, ये कब कहा था? ये कहा था 6 जुलाई 1944 ईस्वी को। 6 जुलाई 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जो थे वो एक रेडियो पर संबोधित कर रहे थे, एक रेडियो पर जो है बोल रहे थे, जिसमें उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध जो है हो चुका था और राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति में इस पवित्र युद्ध में हम अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। ये उनके बोल थे। क्या थे? भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं, ये उन्होंने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखिए, क्या लिखा हुआ है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ कितनी है? बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर है। ठीक है, फिर उसके बाद में उसके बाद में कौन सी आती है? चीन की आती है। चीन की कितनी है? 3300, नहीं सॉरी, चीन की तो 3400 है, 3488 किलोमीटर। ठीक, फिर उसके बाद में कौन सी आती है? फिर भारत पाकिस्तान की आ जाती है, कितनी है? 3323 किलोमीटर। फिर म्यांमार भारत की है 1643 किलोमीटर और नेपाल भारत की है 1751 किलोमीटर। ठीक, चलो, तो सबसे ज़्यादा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। चलिए आगे देखिए, नाथुला दर्रा। अब नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो नाथुला अच्छा में स्थित है, तब तो सीधी सिंपल सी बात है कि वो भारत में स्थित हो जाएगा, लेकिन भारत के भी उसमें पूछा जाए तो भारत में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये सिक्किम में स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 13 नंबर देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही होगा? गिर, तो पहली बात तो यही गलत हो गया, गिर गुजरात में है, राजस्थान में नहीं। कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में। फिर रणथंभौर, ये कहाँ पड़ेगा? ये राजस्थान में पड़ेगा। ठीक, फिर कीबुल लामजाओ, ये जो है मणिपुर का है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर साइलेंट वैली कर्नाटक में नहीं दोस्त, केरल में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सूर्य के बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को उनके निम्नलिखित क्रम का कौन सा क्रम सही हो जाएगा? तो देखो, सूर्य के अगर हम लोग दूरी बढ़ती हुई दूरी, तो सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और लास्ट में जो शनि के बाद अरुण वरुण। अब तो यम तो खत्म ही कर देगा, तो यम को गिनते नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे जो है 14 नंबर में बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो फिर देखो, फिर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया? 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों ये हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, एक कटक नाम की जगह पड़ती है, ये वहाँ पर स्थित है। 16 नंबर देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो लिखा हुआ है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्र पर विशेष बल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से क्या सही हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब दोस्तों क्या होता है? जब मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था कहलाती है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में बराबरी की हिस्सेदारी करके काम करते हैं। ठीक है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया जाता है। यहाँ पे जो है आपका कह सकते हैं कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों एक साथ मिलकर सह अस्तित्व में काम करते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? तो ये उस समय जो भी है, अभी तो खैर इस समय पे तो नहीं है, ये भी इसमें नाम दे रखे हैं, इसमें से एक भी नहीं है। ये माधवीपुरी बुच जो है उस समय पे थी। अब जो भी मेरे पास पेपर है इस समय पे, ठीक है,
चलिए 18 नंबर देखिए, लिखा हुआ है उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था। तो पहले में तो जो है भारत में जो महान बोलिस मॉडल कहा गया था, उसी में ये जो है पंचवर्षीय योजना में तो ये दोस्तों जो महालनोबिस मॉडल जिसको कहा गया था, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। और ये किससे कब तक आई थी, 1956 से लेके 61 तक। ठीक है, इसको क्या कहा गया था, ये यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, पीसी महाल, एक सेकंड इसको हटा के लिखते हैं पूरी अच्छे तरीके से। क्या महालनोबिस, ठीक है, पीके महालनोबिस मॉडल कहा गया था इसको। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है इसने लेके आए थे। चलिए, हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, जो हरित क्रांति के जनक हैं वो किसको कहा जाता है, पी.जी. पॉल लिखा हुआ है, डॉक्टर मिशेल लिखा हुआ है, राजा कृष्ण लिखा हुआ है और नॉर्मन बोरलॉग लिखा हुआ है। तो जो वैश्विक स्तर पर जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है, लेकिन अगर भारत की बात आ जाएगी कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो एम स्वामीनाथन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भारत में कौन, एम स्वामीनाथन। ठीक है, तो भारत में जो है कौन हो जाएगा, भारत में एम स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। चलिए फिर देखिए, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। एक सेकंड, पेन की थोड़ी सी हिस्सेदारी कम कर लेते हैं, अभी भी उतनी ही है। ठीक, तो कौन सा बैंक जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसको जो है पहले जाना जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, लेकिन ये जो है 9 दिसंबर 1 जुलाई 1955 से लेके फिर ये जाना जाने लगा बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। कब, 1 जुलाई 1955 को। ठीक, 1 जुलाई 1955 से लेके अब तक यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखो, ये क्वेश्चन मैं अपने क्विज में भी डाल चुका हूँ, जो मेरे चैनल पे क्विज चलती है उसमें भी। उसके अलावा मैं डेली के डेली जो प्रैक्टिस सेट कराता हूँ उसमें तो कम से कम नहीं तो ये 10-20 बार तो आ ही चुका होगा। तो जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, फिर इनकी जो डेट थी, ये बने कब थे, ये 9 दिसंबर 1946 को बने थे। फिर जो राजेंद्र प्रसाद हैं ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये क्या थे, ये स्थायी सदस्य थे। ये कैसे सदस्य थे, डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये स्थायी सदस्य थे और ये 11 दिसंबर 1946 को बने थे। चलिए, फिर भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। देखो, मौलिक अधिकारों की बात की जा रही है, कौन से मौलिक अधिकारों के, तो ये इनका जो अनुच्छेद है वो 12 से 35 है। ठीक है, उसके अंतर्गत 6 मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। ये मौलिक अधिकार कहाँ रखे गए हैं, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। ऐसा करके याद रखिए। देखिए मैंने क्या क्या कर दिया यार, 12 से 35, ये इस तरीके से आपको याद रखना है, हमेशा याद रहेगा और चीज़ें भूलेंगे भी नहीं। चलिए 23 नंबर देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के लिए वर्णित है। ये क्वेश्चन भी मैं अपने चैनल पे पढ़ा चुका हूँ, ये भाग 4 में है और अनुच्छेद कौन सा पड़ेगा, हाँ ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्व जो आते हैं ये उसी में आता है 36 से 51 तक और ये अनुच्छेद 44 होता है। ठीक है, इसमें ये समान नागरिक संहिता जो है भाग 4 है, भाग 4 है। क्या है इसमें, इसके अंतर्गत है नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसमें है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर 24 नंबर देखिए, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भारत का आयोग होता है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि 2 तरीके के आयोग होते हैं ये, ठीक है। तो जो अनुच्छेद 280 है वो भारत के वित्त आयोग का जो है गठन करता है, जिसके तहत जो है 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद में करता है? अनुच्छेद 80(1) के तहत, अनुच्छेद 80(1) के तहत जो है इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 25 नंबर में, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? अब 73वां संविधान संशोधन जो था हुआ था, कब हुआ था? जो 73वां संविधान संशोधन है ये 1992 में हुआ था। कब हुआ था ये भी लिख लीजिए यहाँ पे, अधिनियम 1992, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1976, 93वां, और ये 73वां संविधान संशोधन ये आपका 1992 में हुआ था, ठीक है। ये भारतीय संविधान के भाग जो है 9 को जो है जो भारतीय संविधान है उसमें भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 में क्या है? पंचायतों से संबंधित है। तो इससे क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का कौन सा भाग जोड़ा गया? तो भाग 9 जोड़ा गया। इसमें है क्या? पंचायतें हैं, ठीक है। भाग 9 में पंचायतों को जोड़ा गया जो कि पंचायतों से संबंधित है। चलिए, पारसेक की इकाई है। पारसेक किसकी इकाई होती है? तो पारसेक दूरी मापने की इकाई होती है, ठीक है। यहाँ से हमारी साइंस है। चलिए, एक सीधी सड़क पर कार की गति का उदाहरण होता है। किसकी गति का उदाहरण होता है? तो वो एक रेखी, क्योंकि सीधी गति में जा रही है, सीधी रेखा में, सीधी सड़क है तो ये रेखीय गति हो जाता। कैसी? जब अगर सीधी सड़क है तो ये रेखी यानी कि रेक्टिलाइनर मोशन जिसको कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए 28 नंबर। 28 नंबर में क्या लिखा हुआ है? एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं भाई? चलिए देखिए, समान भौतिक गुण होते हैं, विभिन्न रासायनिक गुण होते हैं, न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है और विभिन्न परमाणु जो है संख्या होती हैं। तो देखो जो किसी भी तत्व के जो समस्थानिक यानी कि आइसोटोप होते हैं उनमें परमाणुओं की संख्या समान होती है। क्या होता है? उनमें परमाणुओं की प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और इसके परमाणु क्रमांक जो होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, या ये कह सकते हैं कि इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? कौन सा नंबर है ये? 28 नंबर है, ठीक। तो जब देखो न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी और प्रोटॉनों की संख्या या परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या भाई भिन्न भिन्न कर दीजिए। चलिए फिर आगे देखिए 29 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक माना जाता है? तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि आनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है? सर जॉन ग्रेग जो मेंडल थे, इनको कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, तो मेंडल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे जो भूगर्भ शास्त्र के जनक हैं वो कौन है? वो जेम्स हटन है। आनुवांशिकी के जनक ये भी ग्रेगर जॉन मेंडल, मैंने आपको बताया। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। चलिए, किस रक्त समूह को सर्वग्राही, अगर सर्वग्राही की बात आती है तो ए बी, और ओ क्या होता है? सर्वदाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? चलो भाई, यहाँ पे वर्तनी देखनी है किसकी सही हो जाएगी। देखिए बीच में आप देखेंगे कि मैंने आपको यहाँ से 30 नंबर के बाद सीधे 36 नंबर पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि बीच में मैथ थी, और यहाँ पे मैथ बता के आपका टाइम नहीं खराब करना, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और डीआई का पोर्शन मैं एक अलग वीडियो में ला के दे दूंगा। तो 36 नंबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे शुद्ध वर्तनी सही वर्तनी कौन सी सही हो जाएगी? तो इसको होता है अनुग्रहित। गा में जो होता है ऋषि की मात्रा लगती है, रीर से रीर वाली मात्रा लगती है। और रीर की मात्रा कैसे होती है? ऐसे कह सकते हैं, किसी भी डंडे में लगेगी तो ऐसे नीचे लटकते हुए लगती है, ठीक है, जो ऐसे लगती है, ठीक। तो अनुग्रहित आपको इस तरीके से किस में दिख रहा है? ये चौथे ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही सही हो जाएगा। फिर देखिए 37, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो देखो ये जो वीरों का कैसा हो बसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है, तो ये चौथे ऑप्शन पे दिख जाएंगी। चलिए देखिए, पहले ऑप्शन में यहाँ पे सुमित्रा कुमारी चौहान दे रखा है, ये आपको कन्फ्यूजन के लिए दे रखा है। आप जरा सा देर में गलत निशान लगा के और गोला बना के चले आएंगे। चलिए 38 नंबर, किसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होते हैं? जिसकी पहले से कोई आशा नहीं होती, जैसे पूर्व का मतलब पहले से कोई आशा ना हो, उसको अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं, ठीक है। और जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं, ठीक। चलिए, अकाल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? यहाँ पे लिखा दुर्भिक्ष, अपरिहार, अंधियारा और अक्षत। तो यहाँ पे दुर्भिक्ष जो लिखा हुआ है अकाल का पर्यायवाची हो जाएगा।
चलिए 40 नंबर देखिए, आकाश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो इतना सरल क्वेश्चन, आकाश का पाताल हो जाएगा। चलो फिर आगे, यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन क्या पूरा पैराग्राफ आया है इंग्लिश का, ठीक है, जो कि 41 से 45 तक 5 क्वेश्चन पूरे के पूरे पैराग्राफ पे ही है। चलिए तो लिखा हुआ, बट बिफोर आई कुड बी इंस्पायर्ड बाय दीज अमेजिंग पीपल आई हैड टू क्लींस my feed. I know my weakness. Just last week Facebook memories reminder me of a pizza party I would had 2 years ago, and I ended up ordering a chicken dominator with garlic bread sticks and jalapeno cheese dip. So much for day 1 of couch of 5K training. I stayed right on that couch. So far I have followed BuzzFeed, Testmade, even their adorable teeny kitchen, and several people who have the invaluable advantage of being able to eat as much as they want, not put on weight. By my calculation, dark chocolate is healthy, so I am still following Earth Loaf, Pakistan and Mason and company. When I finally found a gym I liked with the best trainer I have had, I unwisely shared my workout every day. From staying away from full length picture, I reached a point where I could share video of myself deadlifting and doing back squat with a barbell across my shoulder. It gave me accountability. I changed myself to go to the gym for 30 classes straight, and I did it, which reminds me it's टाइम टू स्टार्ट अ न्यू चैलेंज। दोस्तों देखिए ये पैराग्राफ जो है एक बंदे के ऊपर है जो कि अपने खाने के बारे में एक फेसबुक की स्टोरी के लिए कह रहा है कि मैंने एक फेसबुक की स्टोरी देखी जो कि उसी से रिलेटेड थी, तो ये उसके बारे में बता रहा है। जो भी उसने बताया कि वीडियोज़ डाले हैं, फोटोज़ डाले हैं, जिम के वीडियोज़, खाने के वीडियोज़, इस तरीके की चीज़ें उसने डाली हैं, ठीक है। बाकी अगर जिसको भी ये चीज़ अपनी समझनी है तो आप वीडियो को रोक के इसको समझ के आसानी से इसको देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको पढ़ना जरूरी है। मैं तो अपने हिसाब से इसको पढ़ लेता हूं, लेकिन जब आपको ये क्वेश्चंस करने हो, क्योंकि मैं यहां पे करा रहा हूं, तो इसका मतलब यही नहीं कि आप देख के बैठें, आपको भी करना है। और हो सके तो लास्ट में इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए तो 41 नंबर में क्या हो जाएगा? 41 नंबर में लिखा हुआ है, पोस्ट रिलेटेड टू विच टॉपिक्स डज द राइटर वांट्स टू रिमूव फ्रॉम हर फीड। जो मतलब कहना चाह रहा है पोस्ट रिलेटेड टू विच टॉपिक, किस टॉपिक से जो पोस्ट होगी, डज द राइटर वांट टू रिमूव, जो कि राइटर है जो उसको रिमूव करना चाहता था, उसकी जो फीड थी वो मतलब उससे क्या रिमूव करना चाहता था। तो डार्क चॉकलेट, मेकअप, साड़ी एंड फूड। तो जो राइटर है वो जो रिमूव करना चाहेगा वो फूड रिमूव करना चाह रहा था। फिर 42 नंबर देखो क्या हो जाएगा, व्हाट हैज़ द राइटर सक्सीड इन डूइंग, What has the writer succeed in doing? राइटर जो है क्या करने में सक्सेस हुआ। लॉस्ट ऑफ डिजायर्ड वेट, सक्सीड इन overcoming temptations to order pizzas, attend 30 gym class without a break, remove unhealthy post including about chocolate। तो उसने 30 क्लासेस जो है बिना किसी रुकावट के पूरी कर ली थी, ये उसने पैराग्राफ में बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेज रिलेटेड टू अ चॉकलेट। तो जो चॉकलेट से रिलेटेड जो पेज था वो क्या था? तो अर्थ लोफ, बजफेड, टेस्टमेड, टिनी किचन। तो अर्थ लोफ जो था ये उसने वहां पे आपके पैराग्राफ में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही वर्ड में लिखा हुआ है। गिव सिनोनियम द फॉलोइंग वर्ड्स। अलार्म। तो अलार्म का मतलब दोस्तों क्या होता है? अलार्म का मतलब होता है चाहे संकट कह लीजिए, चाहे सूचना कह लीजिए, घंटी, चेतावनी, ठीक है, खतरे की सूचना देना, सावधान करना या चेतावनी देना, ये सब इसके अर्थ निकल आते हैं, ठीक है। तो इसका सिनोनियम बताना है। वेक मतलब जगना होता है, अलार्म आपको जगाता है लेकिन उसका जो है सिनोनियम नहीं हो सकता। रिंग, अलार्म बजता है, ठीक है। अलार्म बजना जरूरी नहीं है, अलार्म कई तरीके के हो सकते हैं, हो सकता है कोई वाइब्रेट अलार्म हो, किसी भी तरीके को कुछ भी हो सकता है। फिर पैनिक मतलब क्या होता है? पैनिक मतलब घबराना होता है, खलबली हो जाता है, या कह सकते हैं आकस्मिक जो भय होता है, आकस्मिक भय वो भी होता है, साउंड का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे इसका यही एक सबसे अच्छा सुइटेबल इसका अर्थ निकलता है। चलिए, गिव द एंटोनियम ऑफ द गिवन फॉलोइंग फूड। तो एंटोनियम मतलब विलोम बताना है। कंप्लीट मतलब क्या होता है? तो कंप्लीट मतलब होता है संपूर्ण, पूरा या पूर्ण कह सकते हैं, ठीक है। तो जो इसका मतलब विलोम शब्द हो जाएगा, चलिए प्लेंटीफुल लिखा हुआ है, ठीक। प्लेंटीफुल
इतने आर्थिक मतलब कंप्लीटली तो नहीं कह सकते प्लेंटीफुल, इसके लिए तो कंफर्ट नहीं होगा। पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा, आंशिक रूप से, अंशपूर्ण, या कह सकते हैं अपूर्ण, ठीक है, आंशिक भी कह सकते हैं, तो पार्शियल हो सकता है इसका विलोम, ठीक। इसका मतलब होता है पूरा और इसका मतलब होता है आंशिक, ठीक। ऊपर वाले का भी लिख देते हैं। अलार्म मतलब होता है एक तरीके का सूचना भी कह सकते हैं, ठीक, या चेतावनी भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर पैनिक, पैनिक का मतलब क्या होता है, घबराना होता है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो प्रफुल्लित, उदास, शांत रहना, तो ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, वैसे मुझे यहाँ पे कराना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी चलो आ गया है तो फिर करा ही देते हैं कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। तो लिखा हुआ है प्रफुल्लित और उसका क्या लिखा हुआ है, उदास। प्रफुल्लित मतलब बहुत खुश हो जाता है, ठीक है, जॉयनेस से भरा हुआ। उदास उसका सैडनेस है, यानी कि विलोम लिखा हुआ है, सैड। तो शांत रहना, जो शांत होगा वो क्या होगा, बहुत भड़का हुआ होगा, या कह सकते हैं गुस्से में होगा या चिल्ला रहा होगा, तो इस तरीके से होगा। तो देखो नीचे लिखा भी हुआ है चौथे नंबर पे एग्रावेट। एग्रावेट मतलब भड़कना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका यही फिर आपको लेना पड़ जाएगा। चलिए अब 46 नंबर तो यहाँ से ले लिया था, लेकिन अब हम लोगों को वो लेना नहीं था क्योंकि वो रीजनिंग का था, वो आपको रीजनिंग के पोर्शन में मुझे देना चाहिए था। चलिए अब फिर हम लोग यहाँ पे जो है 61 नंबर से फिर आ गए। यहाँ से आपकी स्टैटिक जीके आती है, क्योंकि स्टैटिक जीके का भी खेल इसमें आना है। और डेली के डेली हम लोग इस समय पे एक स्टैटिक जीके की क्लास 12:30 बजे कर रहे थे, और अभी वो रेगुलर कंटिन्यू भी है, लेकिन आप लोग देखना नहीं चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, वैसे आपको देखना चाहिए क्योंकि उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए तो 61 नंबर में म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगी। म्यांमार की जो मुद्रा है वो म्यांमार रिंगित, म्यांमार डोंग, म्यांमार क्यात और म्यांमार रियल। तो म्यांमार क्यात है, क्या है, म्यांमार क्यात हो जाएगी, म्यांमार क्यात हो जाएगी। चलिए घुमूरा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, घुमूरा। घुमूरा कहाँ का लोक नृत्य, देखिए मैंने लोक नृत्य कराए हैं, अगर जो लोगों ने देखा होता है, जो लोगों ने मैंने जितने भी जो लोक नृत्य के वीडियो कराए हैं, अगर वो सारे के सारे देख लिए होते तो आपको ये दिक्कत नहीं होती। तो घुमूरा कहाँ का हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा का लोक नृत्य है। कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का, ठीक है। चलिए फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ है। क्लिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ पे पड़ेगा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। मुझे बहुत से अच्छे से पता है कि लोग हिल स्टेशन के लिए अगर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश में या सिक्किम में चले जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं जाएंगे, और इसका आंसर ही पश्चिम बंगाल है, क्योंकि जो क्लिम्पोंग हिल स्टेशन जो है ये पश्चिम बंगाल में ही जो है स्थित है। 64 नंबर, भारत में कितने राज्य हैं। तो देखिए भाई, भारत में जो राज्य हैं आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि 26 जनवरी 2020 से भारत में क्या है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश जो नए हैं वो दादरा एवं नागर हवेली और दमन व दीप ये हैं। तो यहाँ पे 28 राज्य हो जाएंगे, 8 केंद्र शासित हो जाएंगे, ठीक। चलो भाई फिर 65 नंबर देखिए, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है। तो जो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे, नई दिल्ली में, ठीक है। ये 25 फरवरी 2019 को इस स्मारक को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। चलिए सार्क का सचिवालय, अच्छा क्वेश्चन है, उसमें करंट बता रहा हूँ, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, ये हर बार मतलब ज़्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सार्क जो है ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ये उसकी फुल फॉर्म होती है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 8 दिसंबर को हुई थी। कब, सार्क की स्थापना, सार्क की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय काठमांडू में है, ठीक है। सार्क का जो फुल फॉर्म है वो कौन सी है, सार्क की साउथ एशियन एसोसिएशन एंड फॉर रीजनल कोऑपरेशन होती है। इसमें 8 सदस्य हैं, बंगाल, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये इसके देश हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर में क्या लिखा हुआ है, रुकिए एक सेकंड, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लें, हाँ अब ठीक है। 67 नंबर में लिखा हुआ है कि जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता था। तो जो 2022 में जीता है, जो हुआ कहाँ था, जो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसमें कर्नाटक की कौन थी, सिनी शेट्टी थी। कौन थी, सिनी शेट्टी थी, जिन्होंने 2022 का
जो फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स, ये प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 जून को मनाया जाता है। चलो फिर यहाँ पे 69 नंबर क्या लिखा हुआ है? पुस्तक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है, ये कोई पुस्तक शायद 2021 के लास्ट में या 2022 में प्रकाशित की गई थी, और ये पुस्तक जो है विनोद राय के द्वारा लिखी गई थी कि पुस्तक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग इन द बीसीसीआई किसके द्वारा? विनोद राय के द्वारा लिखी गई है। ठीक, फिर देखिए 7 जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम के 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी बन गया? तो ये कौन बना है? ये नोवाक जोकोविच जो है जीत के बन गए थे। अब तो शायद इन्होंने संन्यास ले लिया, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है। चलो फिर देखो, यहाँ से फिर हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। हिंदी के 2 पैराग्राफ आते हैं। हिंदी 5 नंबर की अलग आती है, लेकिन इधर से 10 नंबर आपको इधर से अलग मिल जाते हैं। चलिए, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु में कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस में ना था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 से 80 वर्ष की आयु तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। उन्हें अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चरिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। अच्छा, अभी और भी है। चलिए, यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचन को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप पर धावा मारा। श्रवण महाद्वीप के स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर तब कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। चलिए, तो यहाँ पे भाई घुमक्कड़ शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? वो तो खैर आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप खुद क्या हैं? बहुत घुमक्कड़ लोग हैं। चलिए, तो घुमक्कड़ शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? घुमक्कड़ का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो घूम प्लस अक्कड़ हो जाता है। घुमक्कड़, इसमें क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा। अच्छा, प्रत्यय ही पूछा गया, घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है, कौन सा प्रत्यय होगा? तो घूम प्लस अक्कड़ हो जाएगा, तो अक्कड़ यहाँ पे उसका प्रत्यय हो जाएगा। फिर 72 नंबर, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई गद्यांश की अगर बात करें तो जो इसमें बीच में आप जो ये पीछे वाले पेज पे जब जाएंगे तो वहाँ पे लिखा था महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है, तो वैशाली में हुआ था। वैसे भी आपको पता ही होगा ये, क्योंकि जीएस इतनी तो आपने तैयार ही कर रखी होगी। चलिए, फिर लिखा हुआ है स्वच्छंद में कौन सी संधि है? देखो यहाँ पे जब चा, आधा चा बना है, फिर उससे पहले बा बना है और उसके बाद छा बना है, तो यहाँ पे आपके ये लिए व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्व प्लस छंद हो जाएगा, और वाह के बाद में अगर छा आता है तो उसमें आधा चा। खैर, छा वाला जो नियम है आपको अगर पढ़ना है, जो संधि विच्छेद हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरी गलत हो जाती हैं और कभी गलत ना हो, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे जाइए और जो संधियों का वीडियो मैंने डाल रखा है आप उसको देख लीजिए। आपकी संधियाँ कभी गलत नहीं होगी, क्योंकि मैंने उसमें ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा रखा है। चलिए, खैर देखिए 74 नंबर, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो 35 साल के थे वो उस समय पे जब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था, और 80 साल की उम्र में वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो 45 साल वो सिर्फ घूमे थे, ये पैराग्राफ में कहा गया है। चलिए, फिर देखिए लिखा हुआ है श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? जो श्रुति धर्म है इसका अर्थ पूछा जा रहा है, तो इसका धर्म क्या हो जाता है? ये वैदिक धर्म होता है। श्रुतिक धर्म का अर्थ क्या हो जाएगा? वैदिक धर्म।
फिर देखिए 76 से 80 तक नीचे जो है फिर पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ना है और बताना है। चलिए, मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ भी गई तब भी काफी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। यह बात तो तय है कि शून्य प्राकृतिक प्रदत्त नहीं है, हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया। मनुष्यों ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया। शून्य एक ही समय में अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है, और यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक से छोटा है। सबसे पहले भारत में कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। अगर हम शून्य को 1 और 2 और 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीज़ों से संबद्ध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान होता। क्यों समझते भाई? शून्य जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, शून्य को हम अलग से क्यों समझना चाहेंगे? मेरा मानना तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी शून्य को अलग से नहीं समझना चाहिए। शून्य जो है अपने आप में पूर्ण है और वो बिल्कुल स्वतंत्र होना भी चाहिए। चलिए 76 नंबर देखते हैं। शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? शून्य प्रकृति प्रदत्त है। भाई शून्य प्रकृति प्रदत्त है, ऐसा कहाँ कहा गया? ये तो सबसे पहले उसने कहा है कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है, शून्य मानव जनित आविष्कार है। बिल्कुल, शून्य की गणना मानव ही कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा कह सकते हैं गलत है, लेकिन फिर भी उतना तो नहीं जितना शून्य प्रकृति प्रदत्त है। शून्य मूर्त अवधारणा है। बिल्कुल, तो यहाँ पे शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? अच्छा, सही कहा गया है। तो देखो, जब सही पूछा गया है तो फिर तो देखो भाई दूसरा वाला मानव जनित आविष्कार है। अगर सही नहीं होता तो शून्य प्राकृतिक प्रदत्त हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता। चलिए खैर, लास्ट पेज और यहाँ के ये अंतिम कुछ क्वेश्चन है, फिनिश करते हैं इसके। चलो, यहाँ पे लिखा हुआ संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है? कि शून्य सबसे बड़ी संख्या है, शून्य 1 से बड़ा है, शून्य 1 से छोटा है और शून्य जोड़ा जा सकता है। तो उसने पैराग्राफ में क्या बताया है कि शून्य को इसलिए नहीं समझा सकता, मतलब शून्य जो है ये अवधारणा सबसे कठिन क्या है कि शून्य जो है क्या है, 1 से छोटा है। क्या है? शून्य 1 से छोटा है। ये उसने पैराग्राफ में कहा कि इसको समझना बड़ा मुश्किल है। 78 नंबर देखिए। विश्व में किसने पहल शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी? तो किसने दी थी? तो ये शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। तो भारत ने इसको मान्यता दी। किसने दी होगी मान्यता? भारत ने दी होगी। फिर 79 नंबर देखिए। 79 में क्या लिखा हुआ है? 79 में लिखा हुआ है कि एक शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार है और यह वास्तविकता है का आशय क्या हो जाएगा? यह दिखाई नहीं देता है परंतु इसका अस्तित्व है, संख्याओं में महत्वहीन स्थान धारक है, यह दिखाई देता है पर इसे किसी शब्द से सुन नहीं सकते, यह अदृश्य है पर इसे सुन सकते हैं। तो देखो, जो गद्यांश में लिखा हुआ है अगर उसके अनुसार बताया जाए तो शून्य क्या हो जाएगा? शून्य एक ही समय में अमूर्त विचार है और वास्तविकता से इसका नहीं, वास्तविकता हो जाएगी, क्योंकि शून्य एक विचार है और ये वास्तविकता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 79 में आपका फिर क्या सही हो जाएगा? एक सेकेंड, या दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। हाँ, फिर यही सही होना चाहिए, क्योंकि शून्य एक ही समय में क्या है? अमूर्त विचार है और वास्तविकता है। तो ये अस्तित्व, इसका अस्तित्व है, ये दिखाई नहीं देता पर इसका अस्तित्व है, ये सही हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से कि शून्य की अवधारणा करने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा? ये भाई मनुष्य की गलती है, इसको समझना चाहिए था। मूर्त चीज़ों से शून्य की संबद्धता ना होना, सभी वैज्ञानिकों द्वारा इसे मान्यता ना देना, पशुओं द्वारा इसकी समझ रख पाना, इसका प्रकृति प्रदत्त ना होना। तो देखो, जो शून्य की अवधारणा है आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा? क्योंकि मूर्त चीज़ों से शून्य की संबद्धता ना होना, ये इसकी कमी थी, जिसकी वजह से इसको संख्या नहीं समझा गया। ये इसकी कमी नहीं, ये हम लोगों की कमी थी, बल्कि शून्य एक बहुत बड़ी संख्या है जो कि सभी चीज़ों को पूर्ण करती है। अगर ये ना हो तो आपकी बहुत सी क्या, सिर्फ 9 तक ही संख्याएँ बचेंगी। तो दोस्तों, आज के जो हमारे यहाँ तक क्वेश्चन जो थे ये पूरे कंप्लीट होते हैं। और ये कितने क्वेश्चन बचेंगे? 20 और 5 25 और 5 30, 70 क्वेश्चन यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और ये 70 क्वेश्चन देखिए मैंने आपको 40 मिनट से पहले करा दिए हैं। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने जो पिछले साल सितंबर में मैंने इसको जब कराया था तो बच्चों को मैथ और रीजनिंग में बहुत फ़ायदा मिला था। जैसे मैंने चीज़ें बताई थी सेम वैसे के वैसे ही आई थी, सिर्फ एक चीज़ चेंज थी, सिर्फ संख्याएं। तो दोस्तों, जीएस भी बहुत अच्छे से फंसी थी। बाकी जीएस जिसको पढ़नी है, स्टैटिक जीके है, नॉर्मल जीके भी, जो भी आज जीके हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी है, बिल्कुल ऐसे ही पेपर में हम लोग डेली के डेली करते हैं, रोज़ दोपहर 12:30 बजे से। तो दोस्तों,
इसके लिए बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि डेली के डेली आप लोग भी ज्वाइन किया करें, ठीक है, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज की क्लास को फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।